चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट आपको हर चैप्टर में मिलेगा, सिमिलर टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, और वो चीज़ें जो कि हेल्पफुल होती हैं किसी और चैप्टर में। ठीक है, सो कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क अगर मैं बोलूँ तो इट्स बेसिकली स्केलर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गई फिजिक्स वाली डेफिनेशन। अगर मैं इसको मतलब छोटी सी डेफिनेशन के फॉर्म में बोलना चाहूँगा तो ये बोलूँगा कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द बॉडी डिस्प्लेसेस in that particular amount of time some sort of work is done। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। मैं इस चीज़ को समझाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हो, सो आई गेस वर्क की डेफिनेशन तो पॉजिटिवली नहीं आएगी। इसको लिखते हैं, देखो वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो मैं इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं बनाऊंगा वर्क के ऊपर। ओके, सो एफ डॉट डी लिखेंगे। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि एफ वी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। एंड रिमेंबर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर देता है आपको एक, गिव्स स्केलर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, सो दिस स्केलर एंड जो भी आप समझ सकते हो। वर्क की यूनिट क्या होती है, जल्दी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा है ना, मैं जानता हूँ का पेपर है। यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t-2। ठीक है, फोर्स का ml t-2 मल्टीप्लाई बाय इसका लेंथ वाला, तो ml स्क्वायर t-2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो एक और आपके एग्जाम में कन्वर्जन आ सकती है कि 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्क्स। आपको याद होना चाहिए 10⁻7 अर्क्स। ठीक है, निकालना हम सीख चुके हैं यूनिट डायमेंशन में, उस दिन क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। ठीक है, सो ये हो गया। इसके अलावा 3 केसेस आते हैं, 1, 2 और तीसरा यहाँ लिखूंगा। ठीक है, पहला है कि व्हेन वर्क इज़ पॉजिटिव, व्हेन वर्क इज़ नेगेटिव एंड व्हेन वर्क इज़ ज़ीरो। ठीक है, 3 केसेस आते हैं। वर्क पॉजिटिव का केस कब होगा? अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है एट अ रेंज लेस देन 90 डिग्री, एंड लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। सो आई कैन राइट दैट कि अगर थीटा हमारा एक्यूट है, थीटा इज एक्यूट मीन्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सो हमारा वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसको फिजिक्स के टर्म में बोलूँ तो मैथमेटिकल बोला मैंने, एक और चीज़ कह सकते हैं कि व्हेन व्हेन बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, अगर एक पर्सन है, उसने ये ब्लॉक यहाँ से पुश किया है, पुश किया मतलब धक्का दिया है। ठीक है, इसने पुश किया और ये इसी तरफ जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ और ये फोर्स भी इस तरफ लगा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट इज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब देखो ये आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हो, जब थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़े को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस। थीटा की सारी वैल्यू, कॉस थीटा सारा नेगेटिव आता है इस केस में। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन है, इसने क्या किया है बेसिकली, जैसे मान लो, नॉट दिस एग्जाम्पल, बेसिकली अगर कोई पर्सन साइकिल चला रहा है, ठीक है, अ पर्सन इज साइकिलिंग ऑन इज साइकिल। अब साइकिल छोड़ो यार, साइकिल तो बनेगी नहीं मुझसे। ठीक है, साइकिल चला रहा है, ठीक है, ये पता नहीं बिल्ली पे बैठा हुआ है। अगर वो ब्रेक दबाता है तो क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के लिए वो आगे जाएगा, पक्की बात है, एकदम से थोड़ी ना ब्रेक लगाते रुक जाते हैं, अनटिल अनलेस कुछ खतरनाक ब्रेक हो, फिर भी वो जाता आगे। सो मैंने ब्रेक दबाया तो वो आगे डिस्प्लेस हुआ। फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, वो है फोर्स यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स। सो ये पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे है। इस केस में आपस में इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री।
है ना। इसमें कितना एंगल था, 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है आपका 1, इसलिए आंसर पॉजिटिव आ रहा था। और कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 होता है -1, इसलिए माइनस आता है। ठीक है। सो अगर आप देखो वर्क डन 0 वाला केस, वर्क डन 0 में आपका थीटा एग्जैक्टली 90 होगा, यानी जब कॉस थीटा 90 होगा तो क्या आता है, 0 आता है। यानी मान लो, अगर बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो कुलीज होते हैं रेलवे स्टेशन पे, अपने सर के ऊपर वो क्या रखते हैं, अपना लगेज रखते हैं। सो क्या वो कोई वर्क डन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, कुली तो ऐसे चल रहा है, मान लो ऐसे इसको यहाँ जाना है, इस जगह पे जाना है, सो कुली ऐसे चल रहा है और ऊपर लग रहा है ग्रेविटी इसके ऊपर। तो ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, ग्रेविटी कौन सा फोर्स लगाएगा, सोचो एक बार, एम जी का लगाएगा। जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पर फोर्स क्या लगाएगा, एम जी। ठीक है। सो दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये दिख रहा है, ये चीज़, ये 90 है। सो कॉस 90 ओवरऑल क्या दे देगा आपको, आंसर 0 डिग्री। ठीक है, वर्क डन 0 आ गया। सो ये तीनों केसेस आ सकते हैं पेपर में 3 नंबर में। नेक्स्ट कंसेप्ट है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का। नाउ व्हाट इज एनर्जी। अगर मैं कहूँ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन, नहीं कुछ ऐसा नहीं है, रुक जाओ। एनर्जी बेसिकली वर्क ही होता है, क्योंकि इसकी यूनिट वगैरह जूल और इसका डायमेंशन भी सेम होता है, ml² T-2। ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी अगर कोई काम करेगी तो उसे वर्क बोल देंगे। ठीक है। वैसे मैं जानता हूँ एनर्जी की डेफिनेशन आती नहीं पेपर में, बस इतना जान लो कि एनर्जी एंड वर्क आर क्वाइट सिमिलर टर्म्स। ओके। अब देखो, हमें कुछ तरह की एनर्जीज पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है, जैसे काइनेटिक एनर्जी सिलेबस में है। तो मैंने बोला आपको क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी की को डिवाइड करा गया काफ़ी सारे एनर्जीज़ में। जैसे इसका एक फेमस एग्जांपल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और चीज़ बताऊंगा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, और इसको भूलना मत कभी ज़िंदगी में। आगे हम 2 तरह के फोर्सेस पढ़ेंगे, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एंड रिमेंबर बाय हार्ट, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उन सब के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। ठीक है। तो अगर मैं कल को कहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैट है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, बिल्कुल होगी। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। सो यहाँ क्या लिख रहा था मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। कल को स्प्रिंग फोर्स, कल को क्या, पहली बात है स्प्रिंग फोर्स भी क्या आपका एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है उसके लिए। तो ये सारी की सारी जितनी भी है, ये सारी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड दीज फोर्सेज आर पाथ इंडिपेंडेंट, इनको पाथ से लेना देना नहीं होता। आई गेस मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अभी रहने दो, इतना याद कर लो, क्योंकि एक साथ बहुत सारी खिचड़ी बन जाएगी। ठीक, अभी देखो, रुक जाओ, अभी इतना रिवाइज हुआ कि क्या वर्क डन 0 होता है, किस केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है, ऊपर हमने देखा था। अगर मैं कल को कहूँ कि एक पर्सन है ऐसा खड़ा हुआ, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग को रोटेट कर रहा है ऐसे गोल सर्कल में, तो जो इसके ऊपर वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इससे टेंजेंशियल होगा, और अंदर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इस केस में भी आपका वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हम सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, तो आप क्या बोलोगे, वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और कब क्या होगा ये वर्क, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क बोलेंगे इसे। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। और अगर मैं बोलूँगा मैक्सिमम नेगेटिव वर्क कब आएगा, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क आएगा जब वर्क डन आपका क्या होगा, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, cos 180 -1 होता है। नेक्स्ट, रुक जाओ, एनर्जी के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, F.D है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी हम स्लोप डिफाइन करते हैं हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, जब भी हम एरिया अंडर द ग्राफ डिफाइन करते हैं, एरिया अंडर द कर्व डिफाइन करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो वर्क डन होगा वो होगा F/dx। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, अगर मान लो x1 पॉइंट देगा x2 पॉइंट तक, इसको अच्छे से समझते हैं मैथमेटिकली। हो, ये ग्राफ है आपके पास, किसका ग्राफ है, F और D का ग्राफ है। तो कल को अगर कोई कर्व बनता है ऐसे, देखो ऐसे कोई कर्व बनता है, ठीक है,
तो कर्व के नीचे जितना भी एरिया आएगा ना, ये एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि आपको फोर्स दिया हुआ है 7, मान लो 2 दे रखा है, चलो 2 - 2x + 3x का स्क्वायर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि मास आपका बॉडी का दे रखा है 2 kgs। ठीक है, मास आपको 2 kgs दे रखा है एंड डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है कि डिस्प्लेस कर रहा है वो x = 0 से x = 1। ठीक है, आपको ये निकालना है। ओके, निकालते हैं, देखो कैसे करना है। वर्क डन क्या करोगे, वर्क डन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे f.d, ऐसे ही निकलेगा क्योंकि आपको इसमें लिमिट दे रखी है, आप सीधा फॉलो नहीं लगा सकते। f.dx, सॉरी, f.dx x1 से x2 तक। ओके, f आपको दे रखा है, उसको पुट करो, 2 माइनस का इंटीग्रेशन है, 2 माइनस का 2x + 3x का स्क्वायर dx। कहाँ से कहाँ तक बोला है, 0 से लेके 1 तक, ऐसे पुट करते लिमिट। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, सब कुछ अलग अलग कर लो। सो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स dx माइनस का 2 टाइम्स x dx प्लस का 3x² dx। लिमिट पुट कर दो 0 से 1, 0 से 1 एंड 0 से 1। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2x बचेगा। ठीक है, और 0 से 1 -2 अगेन कॉन्स्टेंट, x² / 2, तो ये आएगा 0 से 1। ठीक है, प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, x³ / 3, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, कि कैसे मैं पावर को बढ़ा के उसको डिवाइड कर दे रहा हूँ उससे। अब देखो, पुट कर दो लिमिट, 2 1 - 0 हो जाएगा, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 कैंसिल, तो सीधा मैं 1 का स्क्वायर पुट करूँगा, 1² - 0। ठीक है, प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1³ - 0, क्या आएगा, देखो ये +1 है, ये -1 है, कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, ओवरऑल आंसर आएगा आपका 2। आंसर क्या आएगा आपका 2। 2 क्या जूल आएगा। ठीक है, सो ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। इंटीग्रेशन आपका चेक कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि हमने देखा, अच्छा एक और चीज़, हम इसे क्वेश्चन बाद में क्लास में करेंगे। ओके, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो इसके बाद अगर हम देखें तो हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट एनर्जी पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, एनर्जी पे वापस आ जाते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, ENERGY, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी मैंने क्या बोला, सिमिलर टू वर्क होता है। ठीक है, सो इसे कह सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, हमने क्या, आपने अगर सुना हो, जस्ट अगर आप बाहर की नॉलेज रखना पसंद करते हो, तो आइंस्टाइन की फोटो रिलेटिविटी वाली इक्वेशन E = mc² सुना होगा। ठीक है, ये E क्या है, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी भी आपकी क्या होती है, एनर्जी भी आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एनर्जी भी आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। मैंने बोला डायमेंशन भी इसका सेम है, यूनिट भी इसकी सेम है। ओके, अच्छा एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है पेपर में, मतलब बहुत अंधा फेमस है। ठीक है, वो बोलता है कि 1 kWh, हालांकि है पावर, ठीक है, पावर नहीं, सॉरी, एनर्जी है, 1 kWh, ये आपको एनर्जी की यूनिट दे रखी है। ये पूछता है आपसे कि इसको जूल में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 3.6 × 10⁶, पहले तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, मैं पहले बता रहा हूँ बार बार, 3.6 × 10⁶, इसको याद कर लो। कैसे कन्वर्ट करना है, देखो kWh, देखो किलो कितना होता है, किलो होता है 1000। ठीक है, और आवर कितना होता है, आवर में सेकंड कितने होते हैं, 3600। ठीक है, ये उससे आया है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे सेम आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैंने बोला आपके पास 2 तरह की एनर्जीज होती है, एक होती है काइनेटिक और एक होती है आपके पास पोटेंशियल। तो ढंग से लिखते हैं अब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, मैं उसको KE लिखता हूँ, KE काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये भी एक स्केलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्केलर होती है काइनेटिक एनर्जी भी। ठीक है, ये क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय इट्स मोशन। ठीक है, इसमें मोशन इन्वॉल्व होगा, बॉडी हिलेगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², ½ mv²। ठीक है, इसके बाद देखो,
हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम करेंगे वर्क एनर्जी पावर की डेरिवेशन, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम। और एनर्जी कौन सी है यहाँ पे? एनर्जी है आपकी काइनेटिक एनर्जी। देखो पहले ये कहती क्या है वो समझ जाओ। तो ये कहता है कि वर्क डन स्पेल राइटिंग में जाना प्लीज़ यार, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, और ऑल दी फोर्सेस से मतलब है कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल फोर्सेस हो, किसी से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं, सारी की सारी फोर्सेस आपको लेनी है, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो उसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, वर्क डन इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ई के लिख देना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर, कौन सा वाला? फाइनल वाला, माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। देखो देखो देखो, कई किताबों में जो ये वी एफ लिखा हुआ है, ये वी एफ, इसको वी लिख देते सिर्फ, और वी आई को सिर्फ और सिर्फ यू लिख देते हैं। यू का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे मैं आई लिख रहा हूँ ताकि समझ आए कि वो इनिशियल वाली है, ठीक है। अब देखो इसकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक मैं करूँगा सिंपल वाली जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके करूँगा, दूसरा है कैलकुलस मेथड। दोनों आनी चाहिए, पेपर में काफ़ी फेमस है और आ सकती है, ठीक है। सो पहले करते हैं ये वाला डेरिवेशन, कौन सा वाला? बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे? इसको डिराइव करेंगे। ओके, सो कहते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके 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 ओके, सो हम एक काम करते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ आपसे मल्टीप्लाई बोथ साइड, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, बोथ साइड बाय m/2, ठीक है। इधर करोगे 2as m/2 इज इक्वल्स टू m/2 वी स्क्वायर माइनस m/2 यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचेगा, इधरmas बचेगा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो ऊपर जैसा लग रहा है, अब हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। ये m इंटू ए क्या होता है? फोर्स होता है ना, तो आप इसको लिख सकते हो F.S, ठीक है, इक्वल टू सेम लिख देना यार, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ये क्या होता है? ये होता है वर्क। सो आप लिख सकते हो कि ये वापस आ जाएगा, और इसको क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे बाय कैलकुलस वाले मेथड से, जिसमें हम इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि वर्क क्या होता है? वर्क होता है आपका F/dx, और कैसा? इंटीग्रेशन में। ओके, अब हम काम करते हैं, इसको आगे बढ़ते रहते हैं। मैं इसको लिखता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन डॉट dx। ओके, सुनते रहने मेरी बात को, ठीक है। अब देखो, एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं v/dv/dx, मैंने पढ़ाया है आपको काइनेमैटिक्स में। तो लिखो इसको mv/dv/dx, ठीक है। काट मत देना इसको, ठीक है, काट ही देना है इसको, काट ही देना है, क्योंकि सेम है ना, सिमिलर है। नीट एंड क्लीननेस के लिए बोल रहा था मैं, mv/dv, ठीक है। अब बताओ, किसी बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, v/dv। इसको करना आपको इंटीग्रेट, m लिमिट कहाँ से होगी? मान लो u बोला इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक, ठीक है। आपको लिमिट वही पुट करनी है जो यहाँ d में दे रखा होता है। d में v दे रखा है, v मतलब होता है वेलोसिटी यार इनिशियल होगी, दूसरी फाइनल होगी, इनिशियल वाली नीचे आती है और फाइनल वाली ऊपर आती है। सो आपको इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, v²/2। सो यहाँ लिखोगे u और v, तो ये आएगा हाफ m v²/2 माइनस u²/2, ठीक है, कर लेना। यह आएगा हाफ m v² माइनस, अलग करके लिखो, हाफ u², ठीक है। और यही होता है वर्क डन इक्वल्स टू, ये टोटल क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो वापस लिख दो, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। दोनों मेथड से हो गया।
अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन आना स्कूल के लिए अच्छा है, ठीक है, नंबर आ जाएंगे आपकी डेरिवेशन करके, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर ले आओगे। बट मैं चाहता हूँ कि आप सच में इसकी फिजिक्स समझ पाओ कि इसको लगाना कहाँ है। मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई सो आप इससे क्लास 12th क्लास 11th इंजीनियरिंग कहीं के भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम बेस है लाइफ का, ठीक है, पूरी फिजिक्स का। देखो आपको 4 स्टेप्स ध्यान रखने हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ लगानी है, कब लगानी है, कैसे लगानी है। आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन में, फिर से बोल रहा हूँ, आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करी गई है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आया कि उसने बोला आपको कि एक पर्सन एक हाइट पे है और वहाँ से वो गिर गया और वो नीचे आ गया। क्या समझा मैं कि पहले वो किसी हाइट पे था इनिशियली, फाइनली कहाँ आ गया, नीचे आ गया। सो आप मेरे को समझ आ गया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ दूसरा वो हमसे बोलेगा उस क्वेश्चन में कि आपको कोई से भी तीसरे चौथे फोर्स का वर्क डन निकालना है, ठीक है। आपसे बोलेगा मान लो कोई हवा से गिर रहा है तो पक्की बात है ग्रेविटी लग रही होगी। एक और चीज़ लगती है एयर रेजिस्टेंस। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब भी कोई पैराशूट खोलता है तो पैराशूट फूल जाता है जब खोलते हैं। ऐसे कैसे फूल जाता है? वो एयर रेजिस्टेंस के कारण उसके ऊपर उल्टी, जैसे मान लो ये पैराशूट है आपका, नीचे गिर रहा है बंदा, तो इसके ऊपर उल्टी तरफ एयर रेजिस्टेंस लगता है ताकि ये खुल जाए। एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तो खुलेगा कैसे, ठीक है। सो एयर रेजिस्टेंस के कारण खुल जाता है, आपसे उसका वर्क डन पूछ सकता है। सो इसी पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। मान लो एक बंदे ने बोला कि बॉल है, उसको रिलीज़ करा गया एक हाइट से, ठीक है, और वो नीचे आ गई इस जगह पे, ओके। 5 किलोग्राम की बॉल है, ओके, एंड ये हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर्स, ठीक है। ये हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर और इसकी स्पीड आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको कहानी दे रखी है। आपसे क्या बोला उसने बोला कि वर्क डन निकालो एयर रेजिस्टेंस का। वर्क डन एयर रेजिस्टेंस कितना करेगा, वर्क डन एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। आओ देखते कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं? कहते हैं कि जितने भी फोर्सेज हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, जो वर्क करेंगे वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक बार इसका कहीं यहाँ रैंडम पोजीशन पे, इस रैंडम पोजीशन पे इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे पता है कि नीचे क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है, पक्की बात है यार, एमजी लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एयर रेजिस्टेंस। बस इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, इस बॉल के ऊपर। सो आपको क्या लिखना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस को AR लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा लिखना पेपर में, इज इक्वल्स टू आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कोई कैसे भी लिख लो, डेल्टा के ही लिखो जैसे पहले लिख रहे थे। अब देखो ग्रेविटी कैसे काम करेगा, ग्रेविटी का वर्क डन कैसे निकलता है, याद भी कर सकते हो। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है, पढ़ाया मैंने, M इंटू जी होता है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई, ये जो इतना चला है, यही जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको H बोल देते हैं, ठीक है, इसको H बोल देते हैं। सो हमने लिखा mgh, ठीक है, प्लस एयर रेजिस्टेंस का वही निकालना है हमें, इसको क्वेश्चन वही लिखो, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है हमें, ठीक है, ये हमें पता करना है। अब देखो फाइनली क्या हुआ, रुक गया। सो फाइनली नीचे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, तो उसको 0 लिख दे रहे हैं, माइनस का हाफ mv² जो दे रखा था क्वेश्चन में, ओके। सो mgh सॉल्व करोगे कितना आएगा, mgh की वैल्यू लिख लो सीधा, कितना आएगा mgh आपका आएगा 1000 जूल, देख लेना यार 1000 जूल आएगा। और ये जो सॉल्व करोगे ये चीज़, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 250, ठीक है, ये आपका आएगा 250 जूल। सो आप क्वेश्चन मार्क जब सॉल्व करोगे, मतलब एयर रेजिस्टेंस निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे, माइनस का 250 फाइनल माइनस इनिशियल है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा सॉरी, फाइनली नहीं, इनिशियली वो रुका हुआ था ना, इनिशियली आंसर आएगा इसका माइनस का 750 जूल, ठीक है, देख लेना।